सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे ते म्हणजे आज बादवी विध्वंस प्रकरणाचा नेमका काय निकाल येतो याकडे आणि थोड्याच वेळात या प्रकरणाच्या निकाल वाचनाला सुरुवात होणार आहे। न्यायाधीश एस.के. यादव हे कोर्टात पोहोचले आहेत। तसंच आरोपी चंपतराय, जय भगवान गोयल, रामजी गुप्ता यांच्यासह काही आरोपी सुद्धा आता कोर्टामध्ये दाखल झाल्याचं समजतंय। आपण थेट लखनौला जाऊयात। आपले प्रतिनिधी राहुल कुलकर्णी आपल्या सोबत आहेत। राहुल, आपण पाहतोय की आता काही आरोपी जे आहेत ते कोर्टामध्ये पोहोचलेले आहेत, याशिवाय न्यायाधीश सुद्धा कोर्टामध्ये पोहोचलेले आहेत, त्यामुळे स्वाभाविकच आहे कोर्ट परिसरामध्ये लगबग वाढलेली असणार। निश्चितपणे, आणि मी हे दृश्य दाखवतो की काही आरोपी जे आहेत हे आरोपी न्यायालयामध्ये पोहोचायला सुरुवात झालेली आहे। जे न्यायाधीश आहेत ते 9:45 इथे पोहोचलेले आहेत। 1 सप्टेंबरलाच त्यांनी जजमेंट लिहिलेलं आहे, त्याचं प्रोनाउन्सिएशन करणं हाच एक भाग आहे। यातले जे 75 पेक्षा अधिक वयाचे जे आरोपी होते ते त्यांना एक्झम्प्ट केलेलं आहे। त्यांनी कोर्टाला विशेष विनंती केली आणि त्यानुसार त्यांना एक्झम्पशन मिळालं। आपण बघतोय की काही जे आरोपी आहेत त्यातले काही आरोपी हे कोर्टात आतमध्ये जात आहेत। काही वेळापूर्वी जय भगवान गोयल, जे महाराष्ट्राला थोडंसं परिचित असलेलं नाव, रामजी गुप्ता, अमरनाथ गोयल, आचार्य धर्मेंद्र, चंपतराय, नवीन भाई शुक्ला, हे जे 49 पैकी 32 आरोपी जिवंत आहेत, त्यातल्या काही आरोपींनी कोर्टामध्ये प्रवेश केलेला आहे। 11 वाजता जजमेंट वाचायला सुरुवात होईल। 11 ते 1 ह्या दरम्यान ही सगळी प्रक्रिया पार पाडली जाईल। साक्षी महाराज आज कोर्टामध्ये उपस्थित राहत आहेत असं त्यांच्या वकिलांनी थोड्या वेळापूर्वी सांगितलं। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे दीपक, ती म्हणजे बाबरी मशीद पडली हे तर स्पष्टच आहे। राम जन्मभूमी संदर्भातलं जो निकालपत्र आलं त्याच्यामध्येही न्यायालयाने असं म्हटलं होतं की हे कृत्य बेकायदेशीर होतं। त्यामुळे आज ह्या जजमेंटमध्ये येईल की बाबरी मशीद पडली तर ती कुणी पाडली, तो एक मोठ्या कटाचा भाग होता का, आणि त्या कटामध्ये कोण कोण सहभागी होतं। एकूण 6 आरोपींनी ह्यातल्या आपण प्रत्यक्षात बाबरी मशीद पाडली असं म्हटलेलं आहे। त्यातल्या एक जणाची मी थोड्या वेळापूर्वीच मुलाखत केली, पवन पांडे, जे आरोपी क्रमांक 1 आहेत, त्यांनी असं म्हटलंय की त्या दिवशी 2 वेगवेगळ्या घटना घडल्या। मंचावरती जे भाषण सुरू होतं त्या भाषणावरती वेगळ्या गोष्टी घडत होत्या, तिथे नेते मंचावर उपस्थित होते आणि प्रत्यक्ष बाबरी पडली गेली। आणि ह्या 2 घटनेवरतीच आधारित आजचं जजमेंट असेल की जी भाषणं दिली गेली त्या भाषणामुळं बाबरी मशीद पडली का, कारसेवक उतावेळ झाले का, त्यांनी ते कृत्य केलं का, म्हणजे कट आहे की नाही। एकूण 321 साक्षी तपासल्या गेल्यात, 6000पेक्षा अधिक कागदपत्र बघितली गेलीत। आणि आपण आता हे दृश्य जे बघतोय त्यात मुख्य आरोपींना आणलं जात आहे। काहीच वेळामध्ये जजमेंट निकालपत्र येणार असल्यामुळे त्या दृष्टीनं एक सगळ्यात मोठी घडामोड घडताना दिसतेय। स्वतंत्र भारताच्या राजकीय आणि सामाजिक इतिहासामध्ये जो एक महत्त्वाचा आणि मोठा खटला आहे त्या खटल्याचा निकाल थोड्याच वेळामध्ये येईल। विशेषतः भारतातल्या एका मोठ्या समुदायाला या निकालाची प्रतीक्षा आहे। गडबड सुरू आहे, जजमेंट लिहून झालेलं आहे। आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की 9 महिन्याचं एक्सटेन्शन एस.के. यादव जे न्यायाधीश आहेत, जे आज रिटायर होत आहेत, जे CBIच्या विशेष कोर्टाचे न्यायाधीश आहेत, त्यांनी ते जजमेंट लिहिलेलं आहे, निकालपत्र लिहिलेलं आहे, त्याचं आज वाचन होईल। महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की 3 किंवा 5 या 2 शिक्षा आहेत। 3 वर्षाची किंवा 5 वर्षाची शिक्षा होऊ शकते। 3 वर्षाची शिक्षा झाली तर ती याच न्यायालयामध्ये जामीनपात्र असेल, पण जर 5 वर्षाची शिक्षा झाली तर मग मात्र हायकोर्टामध्ये जायला लागेल। आणि यातली काही मंडळी ही केंद्रीय मंत्री आहेत, काही खासदार राहिलेली आहेत, तर अशा सगळ्या मंडळींचं भवितव्य अगदी थोड्याच वेळामध्ये लखनौच्या या विशेष न्यायालयातून जाहीर केलं जाईल। राहुल, आपण मगाशी पाहत होतो की कोर्ट परिसरामध्ये मोठा पोलीस बंदोबस्त सुद्धा तैनात आहे। हाँ, बिल्कुल आहेच। कोर्ट परिसरामध्ये खूप मोठा पोलीस बंदोबस्त आहे। आपले सहकारी तिथले, त्यांच्याशी आपण बोलूया। क्या लगता है आपको, कितने समय में और कब आएगा जज? देखिए 11 बजे के आसपास जो है ये कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होगी और उसके बाद सारे आरोपी अब धीरे धीरे करके आ रहे हैं। जज पहुंच चुके हैं और 11 बजे से प्रोसीडिंग शुरू होगी। सबसे पहले जो कागजी प्रक्रिया है एग्जामिशन के लिए, जो भी ऐसे आरोपी हैं, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, कल्याण सिंह हो, उमाभारती हो, इन सब के लिए एग्जामिशन का एक पेपर डाला जाएगा। जज साहब को बताया जाएगा कि ये लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं। उसके बाद जब वो स्वीकार हो जाएगा फिर आगे की फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी। और चूँकि ऑर्डर लिखा जा, अभी तक कोई एप्लीकेशन आया नहीं कि हमें एग्जाम, वो प्रक्रिया ये है कि जिस दिन सुनवाई होती है उस दिन एग्जामिशन का नोटिस जाता है, तो वो नोटिस अभी जो वकील हैं वो भरेंगे, कोर्ट को बताएंगे, और कोर्ट को बताने के बाद जब प्रक्रिया शुरू होगी, चूँकि कोर्ट का ऑर्डर लिखा जा चुका है, फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसे में मान लीजिए कि ये सारी फॉर्मेलिटी 11 से 1 के बीच में जो जजमेंट है वो जजमेंट आ जाएगा, ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा जाएगा। ऑपरेटिव पार्ट ही जज पढ़ेंगे और बाकी जो ऑर्डर की कॉपी है वो थोड़ी देर में इंटरनेट पे अपलोड की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल ये है कि
11 से 1 के बीच में कभी भी फैसला आ सकता है, वो चाहे 12 बजे आए, 12:30 आए, जब भी आए। सबसे बड़ा जो सवाल है, क्या ये कंस्पायरेसी थी या नहीं? देखिए, ये कोर्ट का मामला है और कुछ ही 1-1.5 घंटे का टाइम बचा है, तो अभी की कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरीके से सीबीआई ने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया है, कोर्ट में रखा है, बहुत ठोस प्रमाण किसी भी आरोपी के खिलाफ नहीं है। अगर धाराओं की बात करें तो 395 जो डकैती की धारा है वो सबसे बड़ा आरोप है और उसमें अधिकतम 10 साल तक की सज़ा है। लेकिन जितने बड़े चेहरे हैं, जो हम 10-12 नाम बड़े चेहरों को कहते हैं, उनमें किसी के खिलाफ भी 395 यानी डकैती का मामला नहीं बनता है। आरोप क्या है? भड़काऊ भाषण देना, लोगों को उकसाना, सांप्रदायिक आधार पर लोगों को उकसाने की कोशिश करना और 120B यानी कि आपराधिक षड्यंत्र। 120B एक ऐसी धारा है जो रीड विथ होती है। रीड विथ यानी कि किसी एक आरोप के साथ उसको जोड़ा जाता है कि इस घटना को अंजाम देने के लिए साजिश की गई। तो अगर रीड विथ में 120B है तो भी इतना गंभीर आरोप नहीं है, उसको भी अलग से प्रूव करना पड़ेगा कि 120B यानी ये घटना को अंजाम देने के लिए आपराधिक साजिश का एक साजिश रची गई, प्लानिंग की गई। तो ये सब कुछ प्रूफ सीबीआई किस आधार पे कर पाएगी, किस तरह से अपनी बात रख पाएगी, ये सब बहुत बड़ी बात है। और चूंकि 28 साल पुराना मामला है तो बहुत से लोग बुजुर्ग भी हो चुके हैं, तो उसको भी कोर्ट कंसिडर करेगी। तो बाकी जितने आरोप हैं, 295A में अधिकतम 5 साल है, 395 में अधिकतम 10 साल है। इन दोनों धाराओं को छोड़ के बाकी जितने भी आरोप हैं, चाहे वो 147 हो, 149 हो, 153A, 153B, ये सब ऐसे आरोप हैं जिसमें 3 साल अधिकतम सजा है। यानी कि इसकी अगर बात किया जाए तो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एंगल है, पॉलिटिक्स की वजह से हमें इसमें लाया गया है, खास करके आडवाणी जी की बात करें। देखिए, डिफेंस बार बार ये कह रहा है कि उनके जो भी लोग हैं, जो उनके क्लाइंट हैं, वो मौजूद थे, लेकिन ढांचा गिराने में उनका कोई हाथ नहीं था, क्योंकि कोई ऐसा वीडियो प्रमाण में नहीं है, कोई ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें वो खुद गिरा रहे हों। तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का कोई प्रूफ नहीं है। इसको आधार बना के जो डिफेंस है वो ये कह रहा है कि उनके जो लोग हैं, जो उनके क्लाइंट्स हैं, वो बरी हो जाएंगे। ये जज को देखना है कि सीबीआई ने कितनी मजबूती से इस पूरे मामले को रखा है, कितनी मजबूती से जितने भी आरोपी बनाए गए हैं उन आरोपियों के बारे में, एक एक के बारे में कितने प्रमाण दिए गए हैं। तो कुछ तस्वीरें हैं, वो तस्वीरों को बेसिस बनाया गया है, जैसे कि मीर बाकी का शिलालेख ले जाने की पवन पांडे की तस्वीर थी, लेकिन वो तस्वीर ये प्रूव नहीं करती है कि वो लेके भागा था। जीप पे रखी हुई शिलालेख पे वो फोटो खिंचवा रहे थे या लेकर के भागे थे। ये सब कुछ सीबीआई किस तरह प्रूव करेगी, ये एक बड़ा मामला है। ऐसे में अब 1-1.5 घंटे का इंतजार और है। पवन पांडे की आपने बात की तो शिवसेना का रोल जो है, शिवसेना का जो रोल है वो भी इसमें बहुत बड़ा चर्चा की बात रहती है। अगर शिवसेना की बात करें तो जैसे जय भगवान गोयल हैं, शिवसेना के नेता थे, उनके अमरनाथ गोयल हैं, वो भी शिवसेना में रहे, पवन पांडे भी शिवसेना में रहे। ये सारे लोग ये बार बार कहते हैं, दावा करते हैं कि उनकी भूमिका थी,